हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गाइड करियर संस्थान, जिसका उद्देश्य सही चीजों को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। पिछले क्लासों में जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है फ्रांस की क्रांति। संभवतः आज फ्रांस की क्रांति खत्म हो सकती है। फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए बहुत ज्यादा चरण से गुजरना पड़ा। पिछले 4-5 टॉपिक कल की क्लास में ही हो चुका है और आज देखेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना और इसके नीचे और इस फ्रांस की क्रांति का अंत करेंगे। ये टॉपिक हो चुका है, लिखने का मतलब आपको सही से रिकॉल करना होता है। जिस तरीके से हमने देखा, जो तीसरे स्टेज के लोग थे, जो जनसाधारण लोग थे, वो अपने आप को जब राजा लुई 16वां एक नए कर के रूप में अदा करने के लिए एक असेंबली बुलाता है, तो देखा आपने जिस तरीके से पिछले क्लास में तीसरे स्टेज के लोग उससे अलग हो जाते हैं और एक खुद अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं, खुद संविधान बनाने के प्रारूप को तैयार कर लेते हैं। उन स्थितियों में जाकर के फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद वहां पर उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शासक था, जो राजा था, उसकी शक्तियों को कम करना था और उसकी निरंकुशता को समाप्त करना था। और इस नियम पर जो राजा की शक्ति थी, जो केंद्र वाली शक्ति थी, उसको बांट देने वाला ये विचारधारा संवैधानिक राजतंत्र के रूप में सामने आता है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन 3 स्थितियों में राजा की शक्तियों को बांट दिया गया, कम कर दिया गया। इसके साथ साथ आम जनता वहां इसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। देखा जाए तो एक वोट के रूप में उस समय फ्रांस के समाज के दौरान वही वोट डाल सकता था जिसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो, और साथ ही साथ वो यह व्यवस्था उच्च वर्ग के लिए ही लागू होता भी था, क्योंकि वहाँ के जो गरीब थे, लाचार थे, जो 3 दिन की मजदूरी का कर अदा नहीं कर पाते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इन स्थितियों में जो है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र तो बन गया। उसके बाद होता क्या है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, यह टॉपिक पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि इसके बाद ये प्रश्न उठता क्यों है। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले कई वर्षों में मतलब तनावपूर्ण बन गई। ये समझिए, लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया कि ठीक है, यही रहेगा। तृतीय स्टेज के लोग इस तरीके से आक्रामक हो गए हैं कि लुई 16वां को हस्ताक्षर करना पड़ा। लुई 16वां हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन चुपके चुपके वह प्रसा के राजा से मिलता रहा, अपनी स्थितियां मजबूत करने लगा और योजना बनाने लगा कि इन पर हमला करने के लिए सेना इकट्ठा करने लगा और इन पर हमला करने की पूरी तैयारी बना चुका था। इस बात का अंदाजा नेशनल असेंबली को हो गया। नेशनल असेंबली का मतलब समझिए तृतीय स्टेट्स के लोग, खास लोग, अंदाजा हो जाता है। 1792 ईस्वी में वो खुद प्रसा और ऑस्ट्रिया पर ये लोग नेशनल असेंबली आक्रमण कर देते हैं और उनके सभा को, उनके सैनिकों को तहस नहस कर देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आती हैं। और जैसे देखा जाए, रॉजर दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। मार्सिले उस दौरान, उस क्रांति के दौरान बहुत ज्यादा गाया जाता था। और अब फ्रांस का राष्ट्रगान बन गए थे। जब फ्रांस के राजतंत्र की और भी दो तरीके से बात करते हैं तो इसमें एक बुराई कहीं न कहीं नजर आती है। वह यूं कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उसमें से आधी से ज्यादा जनसंख्या को ही जो संवैधानिक राजतंत्र में हिस्सा नहीं मिलता था। एक बड़ी जनसंख्या संवैधानिक राजतंत्र से जुड़ नहीं पाती थी। तो जो महिलाएं थी, जो अन्य लोग थे, जो 3 दिन की मजदूरी का टैक्स नहीं दे पाते थे, ये तमाम लोग कहीं न कहीं अपने आप में हतोत्साहित थे और ये सारी चीजों को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने मांग को रखने के लिए एक संगठन बनाते हैं जो जैकोबिन क्लब कहलाता है। जैकोबिन क्लब में बहुत सारे लोग एक संगठन बनाते हैं, अपने बात को, अपने विचार को रखते हैं और उसके तर्ज पर सरकार से अपना मांग करते हैं। रोबेस्पियर उस समय के एक विचारक के रूप में उभरते हैं और जैकोबिन क्लब को एक अच्छा मुहिम बताते हैं। तो ये सारी स्थितियां रही जो थर्ड स्टेट के लोग संवैधानिक प्रारूप में भाग नहीं ले पाते थे और वो कहीं न कहीं वो इस बात से दुखित भी थे। तो जाकर के राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, फ्रांस का राजतंत्र जो रहा वो कहीं न कहीं एक बात को और इंडिकेट करता था। जैसे कि जो संवैधानिक राजतंत्र बने उस समय, उसमें तीसरे स्टेट्स के लोग भाग नहीं ले पाते थे। तीसरे स्टेट्स खासतौर से जो बहुत कम समृद्ध थे और 3 दिन का जो कि मजदूरी का टैक्स नहीं दे पाते थे, और महिलाएं खासतौर से भी इसमें शामिल रहीं, जो जैकोबिन क्लब के नाम से सामने आता है। जैकोबिन क्लब का उद्देश्य बस यही रहता था कि जो इन लोगों की जो मांग है वो अपने विचार को व्यक्त करते थे और उस तर्ज पर वहाँ के शासक से अपनी बात को आगे बढ़ाते थे। ये सारी व्यवस्थाएं थी और स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। जैकोबिन क्लब के लोगों की स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उस संगठन का 1792 की गर्मियों में खाद्य पदार्थों की
महंगाई और उसके अभाव में नाराज जैकोबिन क्लब ने धावा बोल दिया। दुकानों पर हिंसक विद्रोह करने लगे और 10 अगस्त सुबह ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल देते हैं, सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो राजा के जो रक्षक थे उनको मार डालते हैं और खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखते हैं। एक प्रस्ताव पारित करते हैं, कहते हैं कि जो वोट डालने का जो अधिकार रहा है उसको 21 वर्ष के कर दिया जाए और पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से लागू कर दिया जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये जैकोबिन क्लब का मांग था और जो संगठन का मांग था, बस यही चाहता था। आप जिस तरीके से देख रहे हैं जैकोबिन क्लब आगे बढ़ रहा था, उनके संगठन आगे बढ़ रहे थे, वो नेशनल असेंबली से ये मांग कर रहे थे कि वोट देने का अधिकार को उम्र 25 से 21 कर दिया जाए और महिला हो पुरुष हो गरीब हो चाहे अमीर हो सबको वोट देने का एक सिलसिला जारी किया जाए। इस बात पर नेशनल असेंबली नहीं उतरता है, तो इन सारी स्थितियों को एक दबाव के रूप में, अपने प्रभाव के रूप में जैकोबिन क्लब लेकर के चलता है और नेशनल असेंबली को ही खारिज कर देता है। क्योंकि जो जैकोबिन क्लब था एक बहुत बड़ा संगठन था। एक नाम बहुत ज्यादा आता है, रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब का एक मुखिया के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में जो सामने आ रहा था रोबेस्पियर था। यही सारा नेतृत्व कर रहा था और आने वाले समय में इसी की सरकार बनती है, रोबेस्पियर की सरकार। और ये सारी स्थितियां खत्म हो जाती हैं, राजतंत्र खत्म हो गया। कहीं न कहीं राजतंत्र था वो फ्रांस में, जो ये संवैधानिक राजतंत्र बना वास्तव में राजतंत्र ही था, थोड़ा तानाशाही ही था। क्योंकि एक बड़ी आबादी की जो खास जनता रही, जो गरीब है, कम समृद्ध है, वो इसमें भाग नहीं ले पा रही है। वो 3 दिन का मजदूरी के रूप में टैक्स नहीं दे पा रहा है। जो महिलाएं हैं, खासतौर से जो महिलाएं, पूरी महिलाओं को अलग कर दिया गया। तो ये कहीं न कहीं एक राजतंत्र था। इसका उन्मूलन रोबेस्पियर सरकार करता है, जैकोबिन क्लब के लोग करते हैं। जब रोबेस्पियर की सरकार बनती है तो लुई सुलामा पर काफ़ी गलती को लादा जाता है और सारी स्थितियों में उसे न्यायालय के द्वारा इसके माध्यम से उसे 21 जनवरी 1793 ईस्वी में उसको फांसी दे दी जाती है। अब जब बात करते हैं आतंक राज की, आतंक राज 1793 से 94 के जो वर्ष रहे हैं उसको आतंक राज कहते हैं। आतंक राज इसलिए कहते हैं कि रोबेस्पियर की जो सरकार रही वो आम जनता की सरकार रही, कम समृद्ध वाले लोगों की सरकार रही। लेकिन स्थितियां इस तरह से बदल रही थी, यहाँ तक तो ठीक था। रोबेस्पियर सरकार जो सामंत थे, जो कुलीन थे, जो पादरी वर्ग थे, उनका जीना हराम कर दिया और साथ ही साथ जो उन्हें विशेष अधिकार था उसको खत्म कर दिया। जो धार्मिक कर लिए जाते थे उसको खत्म कर दिया। बहुत सारे करों को खत्म कर देता है और उनसे एक जलन के रूप में सामने लेकर के आता है। उनसे हमेशा जलता है, उनको हमेशा आलोचना करता है, उनको हमेशा दंडित करता है और जो मजदूर थी इनकी मजदूरी को बढ़ा देता है। ये जनसाधारण के लिए ही था रोबेस्पियर। मतलब इतना अत्याचार करता था कुलीनों पर, सामंतों पर, पादरी वर्गों पर, जो कि इसलिए इसके समर्थक भी त्राही करने लगे। जब ये कानून बना करके मजदूरी को और बढ़ा देता है और अधिकतम सीमा को तय कर देता है, तो ये सारी स्थितियां इसके लिए तो ठीक थी। ये बहुत सारे परिवर्तन आता है। जैसे जो गोश्त होते हैं उसकी राशनिंग कर देता है, गोश्त की राशनिंग कर देता है। अनाज की जो अनाज जो होता है, जो किसान उपजाएंगे उस शहर में ले जाकर के बेचने के लिए बाध्य कर देता है। ये सारी स्थितियां बदल रही थी रोबेस्पियर के शासन काल में। जो अमीर वर्ग थे वो पिसे हुए आटे को वहां उनकी बंद करवा देता है। एक दूसरे टाइप का आटा जो जनसाधारण लोग खाते थे वो उसने चालू करवा दिया। मतलब इसका उद्देश्य यही था, रोबेस्पियर सरकार का उद्देश्य यही था। अब तक जो गुलामी झेले जा रहे थे, जो थर्ड स्टेट के लोग, तीसरे स्टेट के लोग और जो गुलाम कर रहे थे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग, उनको किस तरीके से समानता मिलाया जाए, ये समानता लाने की एक प्रयास में कर रहा था। तो बहुत ये क्या करता था, जो सामंत थे, जो कुलीन थे, उनकी एक गलती पर वो गिलोटीन पर चढ़ा करके उनको मार देता था। गिलोटीन की बात करते हैं तो गिलोटीन 2 खंभों वाला किनारे किनारे रहता है और एक बीच में उसके शरीर को लेटाया जाता था। एक ऐसे एक औजार जो कि तलवार के रूप में उसके सिर को धड़ से अलग कर देती थी, ये गिलोटीन था। तो बहुत सारे सामंतों को, कुलीनों को, उनकी जो छोटी छोटी गलतियों पर गिलोटीन पर चढ़वा देता था। लेकिन कहीं न कहीं आम जनता इससे भयाक्रांत हो गई। स्थितियां और बदली कि जब न्यायालय ने इसे पूर्ण रूप से रोबेस्पियर को ही ज़्यादा गलती मानने लगा, एक तानाशाही के रूप में आगे बढ़ रहा था, रोबेस्पियर अपने मन से करने लगा, तो न्यायालय ने इस पर खासा वो जांच पड़ताल की और इसको ही दोषी पा करके खुद इसी को ही गिलोटीन पर चढ़ा दिया। तो ये आतंक राज रहा है फ्रांस की क्रांति के दौरान। मैं बात करता हूँ
1793 से 94 के बीच को हम आतंक राज करते हैं, क्योंकि ये सारी घटनाएं रोबेस्पियर द्वारा इसी समय हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस से। बात डायरेक्टरी शासित फ्रांस का करते हैं, जब बात हम डायरेक्टरी शासित फ्रांस का करते हैं तो इसमें एक चीज सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा रोबेस्पियर को किस तरीके से गिलोटिन पर चढ़ाया गया, उसकी क्रूरता की वजह से, उसकी निर्ममता की वजह से, तो ये वजह थी जिसकी वजह से रोबेस्पियर को मार डाला गया। लेकिन इसी के साथ ही साथ जो क्लब था, जो जैकोबिन क्लब था, उसको भी खारिज कर दिया जाता है, वो समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्टरी शासित फ्रांस हो जाता है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस का मतलब ये हुआ कि इस पर अब जो उस समय का जो फ्रांस था, उस पर अब कहीं न कहीं मध्य वर्ग अमीरों का शासन इस पर शामिल हो जाता है। मैं समझता हूँ ये होने की वजह से जिस तरीके से जैकोबिन सरकार था, एक केंद्रित के रूप में अपनी सरकार को चला रही थी, ये डायरेक्टरी शासित बट गया, 5 से 7 भागों में बट जाता है, अलग अलग इसका निर्वाचन होता है, तब जाकर के ये डायरेक्टरी शासित फ्रांस बनती है। इसके बाद एक टॉपिक और सामने आता है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ये बहुत बड़ी बात रही है फ्रांस की क्रांति के दौरान, क्योंकि महिलाएं अहम भूमिका रही हैं शुरू से ही। और इस विषय की बात करते हैं तो महिलाओं ने जिस तरीके से, जैसे जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो गरीब हैं, वो इसमें बहुत कम दिखते हैं, उनको कोई योजना नहीं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो अमीर के लोग थे वही बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकते थे, और जो कि महिलाएं थी इधर की, जो गरीब थी, वो बहुत ज़्यादा काम करती थी, जो किसी दूसरे के पास काम करती थी, और एक दास के रूप में उनकी ज़िंदगी रही है, घर से बाहर निकलती थी। तो महिलाओं ने अपने हक अधिकार को और बनाने के लिए, उनकी हिमायत करने के लिए ये महिलाएं जो क्लब का निर्माण करती हैं। क्लब जैकोबिन क्लब यही तरह है, तो इस खासतौर से महिलाओं वाला क्लब था 1900, क्योंकि इनको पता था जिस तरीके से 1791 में जो संवैधानिक प्रारूप बनी, उसमें इनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इनका मांग था, ये जैकोबिन क्लब की जो महिलाएं थी वो चाहती थी कि मुझे भी, हम लोगों को भी वोट देने का अधिकार हो, हम लोग भी समानता से जिए, हमारे बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ें, एक संस्था से जुड़े। ये सारा मांग को लेकर के एक क्लब का निर्माण करती हैं। उस दौरान महिलाओं के लिए खासतौर से 60 क्लब जो कि काफी चर्चित में आता है, जिसमें उसमें एक है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये पार्टी है जैकोबिन क्लब का। इसे बहुत सारे सबसे मशहूर मतलब ये क्लब रहा है। उनकी एक प्रमुख मांग यही रही कि महिलाओं को पुरुषों के समान वोट डालने का अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार से उन्हें वंचित न किया जाए। ये सारा स्थितियाँ रही जैकोबिन क्लब में। जब बात हम डायरेक्टरी शासित फ्रांस की कर रहे थे, जिस तरीके से जैकोबिन क्लब, जैकोबिन सरकार, रोबेस्पियर की सरकार खत्म हो जाती है, उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, तो डायरेक्टरी शासित से नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म होता है। नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ से इसका नाम शुरू हो जाता है। इसको आगे पढ़ेंगे। जो महिलाओं की बात चल रही थी, वो जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने हक अधिकार के लिए, अपनी हिमायत के लिए जिस तरीके से क्लब का निर्माण कर रही थी, उसमें अपने बातों को रख रही थी, बहुत सारा चीज़ सामने आ रहा था। तो जो बेचारी महिलाएं रहीं फ्रांस की, मेहनत करते करते समझिए क्लबों से जुड़ते 1946 में आकर के उन्हें पुरुषों के बराबर महिला के रूप में एक वोट देने का अधिकार मिला। चूँकि भारत जब आज़ाद होता है, भारत की जब बात करते हैं, भारत की उपलब्धि 1950 में ही मिलती है, जो ही वो संविधान लागू होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा, एक लंबे सफर के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार यहाँ 1946 में आके मिलता है। ये सारी स्थितियाँ काफ़ी हताहत करने वाली रही हैं। अब बात करते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन की जब बात करते हैं, उस समय जो तंबाकू थे, चीनी, खाद्य पदार्थ जो थे, नील खासतौर से नील और काफ़ी जैसे वस्तुओं को उत्पादन के लिए, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बहुत सारे दासों की कमी पड़ती थी। उसको दास ही उसको निर्वहन कर पाते थे, उनका काम कर पाते थे। तो पूरा यूरोप, एशिया, अफ्रीका ये दासों के त्रिगुट से बंधा हुआ था। तो देखा जाए, जो दास प्रथा का शुरुआत रहा है वो 17वीं शताब्दी से ही शुरू रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने कानून बनाया कि ख़त्म कर दिया जाए, और फ्रांसीसी समाज जो 1794 में आकर के एक दास प्रथा पर एक अधिनियम जारी करते हैं, और इसके तहत दास प्रथा को एक शर्मसार बताते हैं और इसका अंत करते हैं। यूँ समझिए, पूर्ण रूप से बात करते हैं। जब दास प्रथा के अंत का पूर्ण रूप से बात करते हैं तो 1848 में
दास प्रथा का पूर्ण रूप से इसका अंत हो जाता है। तो ये बहुत सारी स्थितियां आपके सामने टॉपिक के रूप में नजर आ रही हैं। जब सारांश की बात करते हैं, जिस तरीके से डायरेक्टली शासित से एक नेपोलियन बोनापार्ट की उत्पत्ति होती है 1804 में। 1804 में वो फ्रांस का एक शासक के रूप में सामने आता है और सत्ता संभालता है और बहुत सारी चीज अपना ये सुधार करवाता है। 10 मलव प्रणाली यही लागू करता है, शुरू करवाता है। बहुत सारे नियम लागू किए थे और 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाता है और 1821 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था पूरे फ्रांस की एक फ्रांस की क्रांति और इसमें होने वाले बहुत सारी चीज। जिस तरीके से हमने सीखा, जो फ्रांस की क्रांति रही वो एक वर्ग में न होकर के कई वर्गों में चली। जिस तरीके से शुरू में हमने देखा, जब स्टेट्स की बात की, फ्रांसीसी समाज की बात की, तो 3 स्टेट्स में लोग थे और जिस तरीके से कुछ समय पहले 1789 के दौरान वो प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के लोग ही राज करते चले आ रहे थे। इन सारी स्थितियां बदलती हैं और स्थितियां बदलती हैं तो तीसरे स्टेट्स के लोग राज करते हैं। फिर तीसरे स्टेट्स के जो लोग राज करते हैं वो थोड़ा नाकाम साबित होते हैं। जैसे रोबेस्पियर की बात करते हैं, उनकी स्थिति बदलती है तो फिर जैकोबिन क्लब के बाद जो मध्य वर्ग जो आता है फ्रांसीसी समाज में, वो एक डायरेक्टली शासित फ्रांस को लेकर के सामने आता है। और डायरेक्टली शासित फ्रांस से जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट की उत्पत्ति होती है 1804 में, वो वहाँ का शासक बनता है। खासतौर से एक फेमस है वाटरलू का युद्ध में वो हारता है और 1821 के आसपास की मृत्यु हो जाती है। कहीं न कहीं इसको हमने रिकॉल किया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक बेहतर चैप्टर के साथ, एक बेहतर उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।